नमस्कार, सिटीज़न्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन है सिटीज़न्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीज़न्स वॉइस शो आप सबकी आवाज़ है और इसका ऑफ़िशियल हैंडल एजे सिंह ऑफ़िशियल है। मैं आपका होस्ट आत्मजीत सिंह और आज हम बात करेंगे बिल गेट्स, रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चिल्ड पर। ये 3 बड़ी कंपनियाँ जो विश्व के बाज़ारों को चलाती हैं, अब भारत में प्रवेश कर चुकी हैं। मोदी सरकार की उदारवादी नीतियों के तहत अब इन कंपनियों ने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ टाई अप करके, कोलैबोरेशंस करके डेटा एनालिसिस से लेकर व्यापार व्यापार और ट्रेड के साथ-साथ बाज़ार में उपनिवेश और अब बाज़ार में इस तरीके के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र हो, पावर सेक्टर का क्षेत्र हो, एनर्जी सेक्टर का क्षेत्र हो या डेटा एनालिटिक्स की बात हो, इन सब चीज़ों में और यहाँ तक कि आपके कृषि क्षेत्र के एनालिसिस हो या आपकी डेटा प्रोटेक्शन हो, इन सब पर काम कर रही हैं ये कंपनियाँ। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये कंपनियाँ अब अपना वर्चस्व भारत में स्थापित कर रही हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16 फरवरी को क्या हुआ। 16 फरवरी को 2026 को बिल एंड गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स आंध्र प्रदेश गए, जहां उन्होंने अमरावती जिले वेलगापुडी में स्टेट सेक्रेटरीट के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण से भी मुलाकात की। गेट्स गन्नावरम एयरपोर्ट विजयवाड़ा के पास पहुंचे और आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश और दूसरे अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सेक्रेटरीट में सीएम नायडू, डीसीएम पवन कल्याण और कई राज्य मंत्रियों ने उनका फॉर्मल स्वागत किया। नायडू ने गेट्स को अपनी कैबिनेट से मिलवाया। 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किए गए नए डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन और गेट 2008 में एप्स्टीन के दोषी ठहराए जाने के बाद से कई बार मिले थे। उसके बाद इसके बिना वेरीफाई किए साफ आरोप हैं, जिनमें यह भी दावा किया जाता है कि रूसी लड़कियों के साथ सेक्स करते उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, जिसके तहत उन्होंने एक साक्षात्कार में, एक ईमेल में एंटीबायोटिक्स लेने का दावा किया और उन्हें अपनी इस समय की पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के चुपके से देने की योजना बनाई और उसके बाद उनका मेलिंडा गेट्स फाउंड के साथ डिवोर्स भी हो जाता है। आंध्र प्रदेश मीटिंग में गेट्स फाउंडेशन और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच इन एरिया में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया। पब्लिक हेल्थ जैसे संजीवनी, रियल टाइम हेल्थ जो टूल्स हैं वो शामिल हैं। रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स जैसी पहल, एग्रीकल्चरल जिसमें एआई से चलने वाली खेती के टूल्स भी शामिल हैं, जैसे पेस्ट डिटेक्शन के लिए ऐप, फसल सलाह और सटीक खेती के लिए सैटेलाइट टेक का इस्तेमाल करके खेती का डेमोन्स्ट्रेशन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से चलने वाली गवर्नेंस, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, आरटीजीएस, डेटा डेटा लेक, अवेयर 2.0, व्हाट्सएप गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टरों के द्वारा ब्लॉकचेन और सिटीजन सर्विस और प्रोडक्टिविटी एनालिस्टिक के जरिए एआई इंटीग्रेशन जैसे सिस्टम का रिव्यू करना भी शामिल है। तो बहुत तरीके से बिल गेट्स फाउंडेशन पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2009 से 13 थी, एक इन्वेस्टिगेशन होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री भी, उसमें पता लगता है कि जो एचपीवी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम था वो साक्ष्य नहीं था, सही नहीं था और उसमें कई लोगों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद से जांच चालू होती है। 2014 में सरकार बदल जाती है, मोदी सरकार आती है और बिल गेट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती। राज्य में आंध्र प्रदेश में गेट्स फाउंडेशन का पार्टनरशिप हेल्थ, डिजिटाइजेशन, एग्रोटेक, डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम तक फैली हुई है, जो पहले से एमओयू पर आधारित है। ये एमओयूज उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ किए हैं और ये स्केलेबल सरकार के नेतृत्व वाली पहल से सपोर्ट करते हैं। ये विजन नई दिल्ली के एआई इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि हाल ही में हो रही है 16 से 20 तारीख 2026 में, गेट्स के पार्टिसिपेशन से पहले हुई। यानी कि अब जो 16 से 20 तारीख को दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रही है, उसमें बिल गेट्स भी शामिल है। हालांकि नवीडिया जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो छोटे प्रोसेसर्स बनाती है, वो इसमें शामिल नहीं है, जबकि वो टॉप प्रोड्यूसर्स है। किस तरीके की कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हम आपको कल बताएंगे। ब्लैक रॉक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स से जुड़ी है और रॉथस्चिल्ड की जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी में अलग अलग लेवल पर भागीदारी हो रही है, टाइप्स हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, आदित्य बिरला ग्रुप हो या रिलायंस हो, टाटा हो या जो भी अलग अलग कंपनियां हो, हीरानंदानी के साथ वो अपना जो डेटा सेंटर लगा रहे हैं हैदराबाद में, जामनगर में जियो के साथ डेटा सेंटर लगा रहे हैं। पर एक बात क्लियर है कि अल्ट्रा क्लियर एनर्जी और अल्ट्रा क्लियर वाटर कहाँ से आएगा। आपको पता हो कि विश्व में डेटा सेंटर्स के लिए जिस तरीके की बिजली की रिक्वायरमेंट है, वो विश्व की अगर सारी बिजली उत्पादन को भी हम मिला लें
तो वो इतना बिजली उत्पादन जो है हम नहीं करते हैं। हमारी जो बिजली उत्पादन है वो कन्वेंशनल मेथड से है, यानी कि कोल बेस्ड फर्नेस प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं। तो यानी कि अगर डेटा सेंटर्स भारत में ऑपरेट करेंगे तो वो ज़ाहिर तौर पर पॉल्यूशन करेंगे। तो क्या हम इन डेटा सेंटर्स को, जो पहले ही पानी की किल्लत है देश में, बैंगलोर में जो डेटा सेंटर लगेगा, क्या वहाँ के रेज़िडेंट्स की जो पानी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल लगातार नीचे जाता जाएगा। आप देखें पिछले कई वर्षों में, पिछले 20 से 25 सालों में जिस तरीके की रैम्पेंट अर्बनाइज़ेशन हुई है, उसमें जो बड़े-बड़े जनरेटर्स, बड़ी-बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो कारोबार हैं, वो जहाँ-जहाँ उन्होंने लोकेशन किए, वहाँ-वहाँ वाटर का लेवल नीचे गया है। किसानों को दोष दिया जाता है कि वो धान उगाते हैं, पर असली पानी के कंज्यूमर्स वो हैं जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये देखना होगा कि पॉल्यूशन करने वाले कॉर्पोरेट्स, पानी का इस्तेमाल करने वाले कॉर्पोरेट्स किस तरीके से 16.5 लाख करोड़ रुपए के लोन्स की माफी भी ले लेते हैं। देश में सबसे कम टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, आपको पता है, रेगुलर इनकम टैक्स से कम है। 15% एवरेज टैक्स देते हैं, जबकि एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो है वो कम से कम 25 से 30% टैक्स देता है। तो टैक्स की चोरी, कमर्शियल बैंकों के लोन, 16.5 लाख की लोन माफी, और उसके बाद पानी का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, बिजली का बेजा इस्तेमाल, एनवायरनमेंट का बेजा इस्तेमाल, हसदेव के जंगल काटने, फॉरेस्ट रिजर्व्स को काटना और ट्राइबल्स की जमीन पे को हथियाना और वहां पर माइनिंग करनी। ये सारा कारोबार अब ब्लैक रॉक, रॉथशील्ड और बिल गेट्स की निगरानी में होगा। ये दिखाता है कि भारत एक बड़े उभरते मार्केट के तौर पर कितना आकर्षक लग रहा है इन बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, जिसमें रॉथशील्ड शामिल है, ब्लैक रॉक शामिल है, बिल गेट्स फाउंडेशन शामिल है। इसमें मजबूत जीडीपी ग्रोथ अनुमान कहा जाता है। ब्लैक रॉक का कहना है 8.5 से 9% पे भारत ग्रो करेगा, जो अगले 10 सालों के लिए एक वर्ल्ड जीडीपी के लिए एक अच्छा अनुपात शामिल होगा। बढ़ता घरेलू इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर पे इनकी नजर है। अब जिस तरीके से जो आपका ज्वार है, बाजरा है, आपका गेहूं है, अब इंपोर्ट आएगा, मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, एग्री प्रोडक्ट्स आएंगे, ज्वार आएगा, तो जो एमएसपी किसानों को नहीं मिल रही थी अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और विश्व के बाजारों के लिए, एग्रीकल्चरल बाजारों के लिए, जहां हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके ट्रैक्ट ऑफ लैंड भी, यहाँ एक एवरेज औसतन जो लैंड होल्डिंग है वो 1 से सवा एकड़ है, यानी कि 4 से 5 बीघे लैंड जो है एक किसान के पास होती है। वहाँ मिनिमम लैंड ट्रैक जो है 40 एकड़ है। 40 एकड़ से 400 एकड़ के मिनिमम जो है वो फार्म्स होते हैं। तो कहाँ मुकाबला कर पाएगा छोटे छोटे किसान जो है बड़े किसानों का। अब ये ग्लोबल ट्रेंड्स का जो हिसाब है, भारत को अक्सर अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी कहा जाता है। जैसे ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक का मानना है कि हाल में 20 से 25 सालों में भारत को युग बताया, जिसमें डेमोग्राफिक टेक अपनाने और इक्विटी मार्केट से 10% सालाना ग्रोथ का अनुमान लगाया है। हाल के डेवलपमेंट यानी कि फरवरी 2026 तक के आधार पर यह एक फैक्टिकल ब्रेकडाउन है। मैं आपको देता हूं, ब्लैक रॉक का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, दुनिया भर में $14 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करता है। रिलायंस जियो के साथ जॉइंट वेंचर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मुकेश अंबानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप है, जिसमें जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट एक 50-50 जॉइंट वेंचर लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें 2025 से म्यूचुअल फंड शुरू किए हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्द ही एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,000 करोड़ यानी कि $1.8 बिलियन को पार जाकर जाएगा। 2026 के प्लान में नई इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड, सेक्टर रोटेशन फंड जैसे कि एआई पावर्ड ईटीएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड और गिफ्ट सिटी के जरिए इंटरनेशनल ऑप्शन शामिल हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हाल ही में कमिटमेंट में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स ब्लैक रॉक की सब्सिडरी के जरिए आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड एनर्जी स्टोरेज में 225 से 335 मिलियन शामिल है, डॉलर का कारोबार शामिल है, जिसमें टारगेट इंडिया में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को बनाना है। फिंक ने भारत में ग्रोथ के हिस्सा लेने के लिए सोने से इक्विटी में शिफ्ट होने की अपील की है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत बचत इंडिया में तरक्की से मदद करेगी। ब्लैक रॉक इंडिया को एक मुख्य लॉन्ग टर्म बेट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें बिल गेट्स फाउंडेशन इंडिया फंड जैसे फंड इक्विटी पर फोकस कर रहे हैं। ये इंडिया में तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्टैंडर्ड विदेशी इन्वेस्टमेंट है। हमने एक रीट पे भी प्रोग्राम पहले किया था, आप उसको देखिएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए किस तरीके से बड़ी कंपनियां रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट को एक नई हाइट्स पर ले जाएंगी, जिसमें आप किराए पर तो कमर्शियल स्पेस ले सकते हैं पर उनको आगे से खरीद नहीं पाएंगे। कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन अच्छा खासा कैपिटल इनफ्लो है। भारत में एचपीवी, जो मैंने बताया कि बिल गेट्स फाउंडेशन एचपीवी वैक्सीन ट्रायल लेके आया था 2009 से 10 में। फाउंडेशन ने पाथ प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट को फंड किया था और आंध्र प्रदेश और गुजरात में एचपीवी वैक्सीन स्टडी करने के लिए हेल्थ टेक्नोलॉजी को चुना था।
हालाँकि कोई उसकी स्टडी पहले नहीं थी, कोई उसके लैब टेस्ट नहीं हुए थे और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद 2013 में एक भारतीय पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनी थी। रिपोर्ट के नैतिक उल्लंघनों की आलोचना की गई, जिसमें पूरी जानकारी से बिना सहमति के कमज़ोर आदिवासी लड़कियों पर दबाव और खराब निगरानी शामिल थी। 7 मौतें हुई थी उस समय पे, हालाँकि सरकारी नतीजों के अनुसार वैक्सीन के सीधे तौर पर जुड़ी नहीं थी, जिससे भारत के इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के फाउंडेशन की भूमिका की जाँच हुई और कुछ समय तक रोक लगा दी गई। उसके बाद वो रोक खुल गई, सरकार बदल गई और फिर नई सरकार जो आई उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लिंडसे मैकगोई की नो सच थिंग एज अ फ्री गिफ्ट और आर्टिकल में फाउंडेशन को एंटी डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट हितों के आगे बढ़ाने वाला, बिना पूरी निगरानी के ग्लोबल एजेंडा बनाने वाला दिखाया गया है। बिल गेट्स फाउंडेशन पर सैनिटेशन या न्यूट्रिशन जैसे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय हाईटेक फार्मास्यूटिकल से जुड़े इंटरवेंशन जैसे वैक्सीन ड्रग्स की तरजीह देने का आरोप है। फंड्स कैंपेन में जबरदस्ती वैक्सीनेशन या बिना जानकारी के सहमति के दावे किए गए हैं। वैक्सीन पर कुछ समय तक पेटेंट छूट का विरोध करने के लिए बिल गेट्स को भी आलोचना की गई थी। भारत में बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों फाउंडेशन जीएम फसलों, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, डिजिटल टूल्स और पार्टनरशिप को सपोर्ट करता है। एग्रो बिजनेस के नाम पर ये देश में वैश्विक खेती को कब्जा करना चाहता है। जीएम सीड्स के जरिए आपने देखा कॉटन के, कपास के किसानों को कितना नुकसान हुआ। विदर्भ से राजस्थान और राजस्थान से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, गुजरात के कपास के जितने भी किसान थे, उन्होंने कपास की खेती बंद कर दी। इससे बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट के जरिए मोंसेंटो से संबंध इन कंपनियों के हैं। जीएम सीड्स लाके वैश्विक खेती को खत्म करना और इनसे वादा किया गया है कि पैदावार में बढ़ोतरी या भूख कम करने का काम नहीं किया गया है। फाउंडेशन ने दुनिया भर में मदद में कटौती के बीच 2026 के लिए $9 बिलियन का बजट बनाया है। नौकरियों में कटौती हो गई है। 2030 तक 500 तक कटौती करने की बात फाउंडेशन ने की है और 2045 तक बंद करने की योजना की घोषणा की है और 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाया है। अब ये सपना कितना साकार होता है, कितना कारगर होता है, ये तो हमें आने वाला समय बताएगा। ये भारत की केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारों में पार्टनर्स के साथ मिलकर सरकार के पहले से बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अक्सर भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई जैसे आधार से जुड़े सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और उभरते एआई टूल का फायदा उठाकर राज्यों में हेल्थ और एग्रीकल्चर की सर्विस डिलीवरी, मॉनिटरिंग और नतीजों का बेहतर उपयोग करने की बात करते हैं और उसको टेक ओवर करते हैं। इसका डिजिटल फाइनेंस पर काम मौजूदा डीपीआई के जरिए इंक्लूजन, पेमेंट और फायदे के ट्रांसफर पर फोकस करता है। अब ये एआई समिट जो चल रहा है, कितनी नौकरियां उत्पन्न करेगा, पीएलआई से कितनी नौकरियां उत्पन्न हुई, कितना बिजनेस फायदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, ये सब आप लोग जानते हैं। देखना ये है, ब्लैक रॉक, रॉथशील्ड और बिल गेट्स फाउंडेशन क्या इस देश में फिर से एक कॉलोनी स्टैब्लिश करने के लिए आए हैं? इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।